हाय, माय नेम इज़ दीपिका नारायण भारद्वाज। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं फॉल्स एक्यूजेशंस के बारे में, मेंस इश्यूज के बारे में और पुरुषों के साथ जो लीगल इनजस्टिस हो रहा है इस कंट्री में उसके बारे में। The person who is joining me today is a very special man. He has just won a case in the Supreme Court of India for his client. और ये एक ऐसा केस है जिसकी वजह से आज के समय पे बहुत सारे पुरुष हैं इंडिया में जो फॉल्सली अक्यूज्ड हैं। ये केस है शादी का झांसा देकर रेप करने का केस। तो आइए जानते हैं कि क्या ये केस था, किस तरह की लड़ाई जो है उस लड़के को लड़नी पड़ी जो इस केस में अक्यूज्ड था, और अश्विनी जी ने कैसे उनको ये जीत दिलाई। जरूर देखिएगा अंत तक इस इंटरव्यू को, काफी नॉलेजेबल आपको लगेगा। बहुत बहुत स्वागत आपका अश्विनी जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट अस जस्ट स्टार्ट बाय डिस्कसिंग कि ये केस थोड़ा सा न्यूएंसेस हमारे को बता दीजिए इस केस के, एंड देन वी विल कम टू द जजमेंट पार्ट कि एक्चुअली क्या था, रिलेशनशिप क्या था और कब बिगड़ गया, क्या हुआ था। देखिए, जो एफआईआर है, अगर हम उसको देखते हैं तो एफआईआर में जो एलिगेशंस लगे वो एलिगेशंस ये लगे कि जेंटलमैन कम टू स्टे देयर इन 2017 2017 में उसकी कंपनी ने मेरा एक मकान जो है किराए पर लिया एंड ही स्टार्टेड लिविंग बिकॉज ही वाज इंजीनियर सर्विंग दैट कंपनी इन 2017 as per the statement 164 she says that she fell in love with the guy. 2017 she was already married at that point of time. उसने कहा कि she fell in love with that guy. उसके बाद ये होता है कि she made a wrong statement before the court while the 164 was being recorded कि मेरा 12/12/18 में ही डाइवोर्स हो गया था, लेकिन वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने की डेट थी। इन द मीन टाइम ही सेड कि इसने मुझे चीट किया एंड एक पर्टिकुलर डेट पर आकर के मेरे पास आया और बोला कि अब जो है तुम मेरी पत्नी हो और मेरे साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनाया। अगेन ही मेड द कंसेंशुअल रिलेशनशिप। मैं इतने साल तक इसलिए चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि ही विल मैरी मी। जब नहीं किया तो एक दिन अचानक इसने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। नाउ आई हैव कम टू द पुलिस स्टेशन ऑन दैट कंप्लेंट। 2020 में, दिसंबर 2020 में एक एफआईआर दर्ज होती है 376 की और 506 की, और उस एफआईआर के बाद फिर जो है निश्चित तौर पर, जैसे आपको पता है कि रेप का केस और असॉल्ट का केस प्राइमा फेसी तो देश का कानून ये कहता है कि वो सही है, भले ही वो गलत तथ्यों पर आधारित हो, और पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसको लॉजिकल एंड पर ले जाने के लिए। फिर वो लिटिगेशन का दौर शुरू हुआ, लड़के की सफरिंग शुरू हुई, माँ बाप की सफरिंग शुरू हुई। फाइनली ऑल थैंक्स टू द ऑनरेबल हाईकोर्ट की ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बेल दे दिया। ही वाज ऑन बेल। लेकिन एक केस, चूंकि ही वाज सच ए यंग गाय, 15 से 16 साल छोटा, और जो विक्टिम थी प्रोसिक्यूट्रिक्स थी, उसकी एक बेटी भी थी। प्रोसिक्यूट्रिक्स अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अब क्वेश्चन फाइल किया क्योंकि ये बर्डन ले करके कि ट्रायल तो हमारे देश का बहुत प्रोलॉन्ग होता है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम है बड़ा लंबा चलता है, और अनमैरिड गाय हैविंग अ ब्राइट करियर अहेड, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उस एरिया का भी नहीं था। ही हैड टू कम फ्रॉम ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वे केस फाइट करने के लिए उस कोर्ट में, और वहां जाने के बाद भी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूटिक्स एंड हर फैमिली। तो उसने क्वेशिंग पिटीशन फाइल किया, तो क्वेशिंग पिटीशन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करते हुए कहते हुए कि तुमने मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स जो होता है कि यू ल्योर्ड हर टू गेट डाइवोर्स एंड देन यू हैव आल्सो नॉट देन मैरिड हर। इस ग्राउंड पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको डिसमिस किया। देन वी अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एट द फर्स्ट इंस्टेंस। हमारा पहला आर्गुमेंट ये था कि when prosecutrix was already married on the date of alleged incident, then there can't be a promise of marriage. Yes. And the second, there was no force. Third, there are four limbs for the rape. एक मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, या फोर्स, एल्योरमेंट, या कोई दबाव होना चाहिए। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स 1% के लिए एडमिटेड पोजीशन तब भी होती है प्रोसिक्यूट्रिक्स वुड नॉट हैव बीन मैरिड। वहां तो प्रोसिक्यूट्रिक्स खुद भी मैरिड थी, जानते हुए, किसी की वाइफ होते हुए दूसरे के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनाना और फिर रेप जैसे केस में
माने एफआईआर दर्ज कर देना, मैं समझता हूं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। मैं भी ये समझता हूं, क्योंकि होता क्या है कि अल्टीमेटली अदालत जब निर्णय पर पहुंचती है तब तक लॉट ऑफ वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, बहुत यस। लंबा समय हो जाता है। और राइट टू फॉरगेटन अभी हमारे देश में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है कि जिस इंटेंसिटी के साथ नाम उछाला जाता है, उस इंटेंसिटी के साथ जीतने के बाद नाम हटाया जाए। वो एज इट इज उसमें रहता है, उसके पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हमारे देश में पोर्टल्स, मीडिया, गूगल वो कर देते हैं। बट ऑल थैंक्स टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टुक इट अ वेरी स्ट्रांग व्यू। 2-3 बार आर्ग्यूमेंट चली, एक दिन आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, एक दिन फिर नेक्स्ट डे आर्ग्यूमेंट, फिर नेक्स्ट डे आर्ग्यूमेंट। और उसमें पहला क्वेश्चन ये था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, कि whether the acknowledged consensual relationship can be termed as a rape, whether the acknowledged consensual relationship with the prosecutrix who was already married at the time of the alleged incident, can there be a promise of marriage? Can a married woman, on the pretext of getting married with a man, and can falsely implicate in the rape cases, then when she knows that she is the wife of somebody, so there can't be a promise of marriage? ये ब्रॉडर इश्यूज हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि रेप के केस में अगेंस्ट हर विल हो, अंडर प्रेशर हो, या व्यक्ति कमांड करने की पोजीशन में हो, या कोई व्यक्ति जो है इनसे मतलब कैपेबल नहीं हो, मेडिकली फिट नहीं हो वहां पर जो अपनी कंसेंट देने के लिए, तभी रेप जैसे अगेंस्ट हर विल। जब यहाँ विल भी दिख रही है, कंसेंट भी दिख रही है, तो और ये भी है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज नॉट एबल टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ हर मैरिटल स्टेटस, तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का तो क्वेश्चन ही एट द फर्स्ट इंस्टेंस नहीं उठता। और मैं समझता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला दिया है बड़ा लैंडमार्क, इसके बड़े फार रीचिंग इंपैक्ट होंगे एंड इट विल बी फॉलोड इन फ्यूचर। अश्विनी जी, आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत ज्यादा लैंडमार्क ऑर्डर है। और एक चीज जो मैं, अश्विनी जी, क्योंकि आपको पता है मैं क्या काम करती हूँ, मैं तो इन केसेस को हर रोज देखती हूँ। मैंने ऐसे केसेस के बीच में अपनी गर्दन घुसाई हुई है जिसमें एक महिला ना ही सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह छह आदमियों के ऊपर रेप केस लगाकर बैठी हैं, और सब में कहती हैं कि इन सब ने उनको शादी का झांसा दिया, और जिससे शादी करके बैठी हैं उसके उससे भी जबरदस्ती इसी तरह से शादी की थी, ये धमकी देके कि मैं आपके ऊपर रेप केस लगा दूंगी। तो उसी पर्सपेक्टिव से जो मैं देखती हूँ इस जजमेंट को, तो जो जजेस ने, आई वुड कॉल इट लैंडमार्क, बिकॉज आई थिंक दे हैव नॉट मिन्स्ड एनी वर्ड्स। दे हैव वेरी कैटेगोरिकली सेड that you're a mature woman, you're a mother of a 15-year-old, and you very well knew the consequences of an immoral act, and you actually betrayed your husband. इस तरह की लैंग्वेज जो है यू नो यूजली देखने को नहीं मिलती है। आर कोर्ट्स आर वेरी वेरी यू नो कॉन्शियस कि वो कुछ भी ऐसा ना बोलें कि जिसको गलत तरीके से कॉन्स्ट्रू कर दिया जाए। और आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में ऐसा, मतलब वो एक लहर सी चली हुई है कि आप महिलाओं को कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, अश्विनी जी, कि डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट रियली रियली अंडरस्टूड कि जो महिला है उसने बहुत ब्लेटेंटली यहाँ पे झूठ बोला है अबाउट हर डिवोर्स डिक्री, यू नो, और बहुत सारी चीजें उनको लगा कि प्रॉब्लमैटिक थी केस में, एंड दैट्स व्हाई दे टुक सच अ स्ट्रांग स्टैंड। व्हाट डू यू थिंक रियली रियली हैपेंड, और you know went into the minds of the judges to straight away say ki, you know, this does not really need to be taken on? And also if you could touch upon ki, you know, Supreme Court judges are also very very legal luminaries, but High Court judges are also legal luminaries. They have such a vast experience, so why High Court was not able to see through this? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट का अपना विजडम है किसी जजमेंट को देखने का और पास करने का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना विजडम है। बहुत सारे केसेस में हमने आर्ग्यूमेंट के समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का भी जजमेंट साइट किया, दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट साइट किया। ऐसे केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो है एक्विट किया है, और ऐसे केसेस में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी किया है।
तो अलग अलग वो होता है, उनके डिस्क्रिशनरी पावर है, वी विल नॉट डिस्कस ऑन दैट। लेकिन सवाल ये था कि ये एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था। शी वॉज ऑलरेडी अ मैरिड लेडी हैविंग अ ग्रोन अप डॉटर, लिविंग एंड शी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट्स। ऑनरेबल कोर्ट ने मैंने उसी घर में रहते हुए फिजिकल रिलेशन पेरेंट्स की कंसेंट से और डॉटर के, मतलब हार्ड टू बिलीव है when she was already married. There can't be a force and not once. माने अगर ऐसा आइडिया होता कि चलो ठीक है लेवर करके दूसरी जगह लेकर के गए एंड देन यू मेड अ रिलेशनशिप, उसी घर में जब पेरेंट्स हो सब लोग हों, और एक प्रॉमिस ऑफ मैरी का इसलिए नहीं हो सकता, नॉट इसके एक सीक्वेंस नहीं है कि वो मैरिड, प्रॉमिस ऑफ मैरिज का इसलिए भी नहीं हो सकता कि यू नो दैट यू कांट गेट मैरिड, and if you know that you can't get married, you are not capable of getting married because of the legal माने प्रॉब्लम। लीगल प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि पहला विवाह जब तक हिंदू सोसाइटी में, हिंदू समाज में विच्छेद नहीं होता है तब तक विवाह नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे केसेस खास तौर से, और फिर आप कोर्ट के सामने जाते हो जब 164 का बयान दर्ज करवाते हो, 164 के बयान में भी आप कहते हो कि आपका डाइवोर्स हो गया, कोर्ट के सामने भी आप मिस स्टेटमेंट देते हो कि डाइवोर्स हो गया है, लेकिन और आप ये कहते हो कि डाइवोर्स 21 में 18 में हो गया, मैरिज 19 में हो गई, और एक्चुअल में जो ऑर्डर लगा हुआ है डाइवोर्स का वो 2021 का है। राइट। तो बड़ा वो ऑनरेबल कोर्ट ने देखिए बड़े साफ तौर पर अगर हम उसको देखें कि ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है और जो वरी भी इस सोसाइटी को लेकर के है, ये बड़ा मैंने समझने की एक कॉन्सेंस लोगों के जागने की जरूरत है कि ऐसे केसेस नहीं रजिस्टर होने चाहिए। और खास तौर से आप समझिए कि उस व्यक्ति को कितना, अगर तो बहुत जल्दी शॉर्टेस्ट मूव में ये मैटर सेटल हुआ, 4 साल में ही गॉट फ्री। यहाँ तो ऐसे केस 10-10 सालों से अभी मैटर चल रहा है और व्यक्ति फेस कर रहा है। इसके लिए थोड़ा जरूरी यह है कि कुछ पैरामीटर्स फिक्स हो, तो ये कैडिस्टिक डिसीजन का वो बने कि क्या कौन से केसेस कंसीडर होंगे रेप में, कितना जल्दी डिसीजन होगा, और टॉर्श मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगर होता है तो उस केस में लाइबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। जैसा विष्णु तिवारी के केस में आप देखिए, द मैन हैड टू be inside the jail for 20 years for no fault of him. Absolutely. फादर मर गया, मदर मर गई, भाई मर गया, जमीन चली गई, मां मर गई, कोई नहीं बचा। And when he came out, a young boy entered inside the jail and came as an old man. कोई तुम्हारे साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ, कोर्ट ने कहा ना, बट उसकी क्या, जिसने फंसाया उस स्टेट ऑफिसर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी। ऐसे केसेस में आपको मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो और रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। जी एब्सोल्युटली। अश्विनी जी, बड़े क्विकली मुझे बता दीजिए कि इस प्रोसिक्यूट्रिक्स की उम्र क्या थी और इस अक्यूज्ड की उम्र क्या थी? हालांकि उनमें 10-12 साल का डिफरेंस बताया गया जजमेंट में, बट हाउ ओल्ड वाज शी एग्जैक्टली? I think boy was around 35, 30 and the prosecutrix were around 45, 46. वाओ। मुझे मतलब यही बड़ा बुरा लगता है अश्विनी जी। मुझे लोग बोलते हैं कि आप महिलाओं के ऐसे कैसे कह सकती हैं, मतलब मुझे लगता है कि एक छोटी बच्ची को भी पता है कि उसके लिए सही और गलत क्या चीज है। छोटे बच्चों को भी पता होता है कि वो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अगर गलत काम कर रहे हैं तो तब भी उनको भी पता होता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं, कि सबको सही और गलत की समझ होती है। तो कितना अजीब हमारे समाज में हो गया है कि एक 45 साल की महिला पहले तो एक इस तरह के रिलेशनशिप में जा रही है। चलो मैं उसको मॉरली जज नहीं करूंगी, लेकिन है तो इमोरल ना, उसको भी पता है कि वो इमोरल है, और उसके बाद वो खुद इमोरल होते हुए किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक रेप जैसे इतने संगीन जुर्म को जो है मजाक बना रही है। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। बट नॉनदलेस अश्विनी जी, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं आज के टाइम पे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, बहुत सारे आदमी हैं, हजारों के केसेस में है ये शादी का झांसा देने वाले केसेस।
तो आपकी एडवाइस क्या होगी अगर ऐसे किसी आदमी को फंसा दिया जाता है? एंड लाइक यू राइटली सेड कि 4 इयर्स इज एक्चुअली अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर समबडी टू come out from the FIR stage to the Supreme Court stage. So hats off to you for fighting through and through for this man. Amazing fight, I would say. क्योंकि मैं तो हर रोज ये केसेस देखती हूँ एंड जैसा आपने बोला कल रात को ही मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि दीपिका तुम पता नहीं कैसे कैसे इतनी शिद्दत से इन केसेस में लगी रहती हो, और उस बंदे के ऊपर 11 साल से ये शादी का झांसा दे के रेप का केस चल रहा है और उस लड़की ने और बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस लगाए हुए हैं, तो आई वुड कॉल इट इनएफिशिएंसी ऑफ हिज लॉयर। बट अश्विनी जी क्या करना चाहिए? बहुत सारे लड़के हैं यंग 19 20 साल के, मैं तो फंसे हुए देख रही हूँ। लड़की कहीं उनसे बड़ी है, 25 26 साल की है, फिर भी वो कह देती है कि इसने मुझे शादी का झांसा दे दिया। क्या करना चाहिए ऐसे अक्यूज्ड और उनकी फैमिलीज को? बेचारे बहुत डर जाते हैं जब ये केसेस लगते हैं तो। ठीक है, सबसे पहला और माने कोर्ट तो उनको जाना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस बेल, वाई बेल इज नेसेसरी, क्योंकि बेल रहेगी तो आगे आकर के वो फाइट कर सकता है। सेकेंड इज द क्वैशिंग। ऐसे केसेस जहां पर हो, जहां पर अगर लगता है कि एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, लॉन्ग कंसेंशुअल रिलेशन, सिर्फ यही नहीं है, नॉट ओनली द प्रॉमिस टू मैरी, इवन द कंसेंशुअल रिलेशनशिप भी कई केसेस में जहां एस्टैब्लिश होता है, वहां भी कोर्ट्स रेस्क्यू के लिए आती है। खासतौर से हैट्स ऑफ टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कब कैसे किसके सामने मैटर की सुनवाई हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर किसी, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि यू गो एंड फेस ट्रायल, यू हैव टू सी, आप वहां एक्विट हो जाइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो वो डिपेंड करता है कि क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आप ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्लीड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में फैसला होता भी है, बट एक चीज जरूर है कि सीमा रेखा तय होनी चाहिए। मूट कोर्ट, मूट सोल्यूशन यही है कि सरकारों को जेंडर न्यूट्रल लॉ लेकर आना चाहिए। और जब तक दीपिका जी सीमा रेखा तय नहीं होगी, केसेस होते रहेंगे। हम और आप इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि रेप नहीं होता, रेप भी होता है, लेकिन हर रेप सही नहीं होता है, ये भी दोनों बातें हैं। तो जहां पर वो जो फाइन लाइन है, ताकि एक विक्टिम को न्याय भी मिले, गलत उस महिला के साथ अगर गलत हुआ है तो निश्चित तौर पर दोषी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में जहां लॉन्ग स्टैंडिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप है और ये स्टैब्लिश होता है कि किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, वहां जल्दी न्याय भी मिलना चाहिए। तो न्याय दोनों तरफ से मिलना चाहिए, उस महिला को भी न्याय मिलना चाहिए, उस लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये भी देखिए, शी हैज टू फेस थ्रू आउट हर लाइफ, वो एक पूरा उनके ऊपर जो लगा रहता है। लेकिन आपने जैसे जो एग्जांपल्स बताए, हम भी रोज देखते हैं, हम भी बहुत सारे लोग जानते हैं, फंस जाते हैं बेचारे। जी पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए भी कई लोग फंस जाते हैं, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए कई बार लोग फंस जाते हैं, फंसा देते हैं। तो ये सब चीजें, इसीलिए आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले थाने के बाहर लगा हुआ था कि बिना महिला कांस्टेबल के यहाँ से आगे प्रवेश वर्जित है। मैंने ही शेयर किया था, वो हम ही गए थे कल्याणपुरी थाने में, तो हमने वहां पे फोटो खींची थी। इतना भय का माहौल है, तो हो सकता है ये भी जरूरी है। जी। अश्विनी जी, देखिए आपने विल और कंसेंट की बात करी, बहुत सही बात करी, और हम बिल्कुल मानते हैं कि जो जेन्युइन रेप विक्टिम्स होती हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है कि आज के टाइम पे जो है बहुत महिलाओं ने, और सिर्फ महिलाओं नहीं, बहुत सारी महिलाओं के साथ पुरुष मिले होते हैं, कुछ गैंग्स होते हैं, मतलब उगाही का, रिवेंज लेने का थोड़ा जरिया बना लिया है हमारी। जैसे अभी मैं केस देख रही हूँ, एक बड़े से अभिनेता का वो केस है, उसमें वो उनकी खुद की रिलेटिव है और शायद उनकी मुंह बोले भाई की शायद बेटी है, जिसको उन्होंने एजुकेशन में पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ किया, और वो कहती है कि 11 साल से उनको जो है झांसा देकर उनके साथ जो है दुष्कर्म किया जा रहा था। और बड़ी फनी सी बात है कि वो कहती हैं कि ये जेल भी जाकर आए जिनके ऊपर केस है, और कह रही हैं, अब वो मीडिया में जा रही हैं, दोबारा से एफआईआर उन्होंने दर्ज कर दी कि ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं अपना 164 का बयान दर्ज ना कराऊं। आदमी जेल में है, आप बाहर इंटरव्यूज दे रहे हैं मीडिया को आराम से, लेकिन आप कोर्ट में जाके अपना 164 का स्टेटमेंट नहीं दर्ज करा रहे हैं। तो बड़े ओपन तरीके से समझ में आने लगी ये चीजें, और मैं तो क्योंकि काम करती हूँ तो लोगों को और समझ में आने लगा है। लेकिन
आपने जो कहा अभी तक तो चलिए विल और कंसेंट की बात चल रही थी अश्विनी जी, क्योंकि रेप कहते हैं, रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज एंड मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, वो सेक्शन 90 को फिर जोड़ के देखा जाता था। लेकिन अब तो ये सेक्शन 69 लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि रेप तो नहीं होगा, लेकिन अगर शादी का झांसा दिया और उसके बाद संबंध बनाए और उसके बाद शादी नहीं करी तो 10 साल की सजा। आप कैसे देखते हैं इस कानून को और आपको क्या लगता है कि समाज में इस कानून का क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो कई बार दीपिका जी कंसील्ड आइडेंटिटी जी, भी एक इश्यू है उसमें कि जिस तरह से माने अप्रोप्रिएट टर्म हालाँकि पार्लियामेंट में डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इम्पर्सोनेट करके, फेक नाम से, सब कुछ चेंज करके, वो जो जैसे कई बार शादियों में आप देखिए कि सोनभद्र की अभी एक घटना आई, वो राय बन के और एक उसने शादी कर ली, शादी करते समय पता चला और फेक माँ-बाप को भी खड़ा कर लिया। जी, जी, और उसमें बात तो ऐसे एक मैटर में अभी यूपी से मेरे ख्याल से कन्विक्शन भी आई है, तो नहीं, वो वाले मैटर्स तो बिल्कुल सही हैं तो अश्विनी, जहाँ पे आप अपनी रिलिजियस आइडेंटिटी छुपाते हैं, आइडेंटिटी छुपाते हैं। मैं जी, यही कहूँगा कि फाइन लाइन तय होनी चाहिए और ये लॉ मेकर्स को तय करना पड़ेगा और आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, जो हज़ारों-हज़ारों लोगों की आवाज़ है, मतलब जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ पुरुष दोषी हो चाहे नहीं हो, लेकिन अल्टीमेटली फेस उसी को करना पड़ता है और वो जो फेस करने वाला सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसका सोशल डिस्कार्ड भी आप देखेंगे, सोशली भी उसको किया जाता है, परिवार में भी उसी तरह से देखते हैं। तो ऐसा भी है और ऐसा भी नहीं है कि सही सब कुछ गलत है, कुछ-कुछ सही भी होता है। जी, तो ये तय करने के लिए ये पैरामीटर्स फिक्स करने पड़ेंगे। अब वो जो ड्रैकोनियन ब्रिटिशर्स का लॉ था नहीं, अब हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। आज़ाद भारत में तरीका भी आज़ाद होना चाहिए, तरीका भी बड़ा यूनिक होना चाहिए, कैसे फ़ॉल्स और ट्रू के बीच में डिफरेंशिएट इनिशियल स्टेज पे ही किया जाए। और क्या लाइन हो, कैसे लाइन हो? अब देखिए 498 के केसेस का जब अब्यूज़ देखने को मिला, मिसयूज़ देखने को मिला कि रिलेटिव यूएस में रह रहे, बोले फ़ोन पर उन्होंने हमें टॉन्ट किया कि यार तो तुम तो दहेज लेकर आई नहीं, मेरे लिए तो कुछ लेकर आए। तो एफआईआर दर्ज होती थी, कितने परिवार टूटे, कैसे भागते थे 498 ए के केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जी, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप माँ-बाप भी अलग रहते हैं उस घर से, तो आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। और कमेटी बना दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर ये रखना पड़ेगा कि एक जेंडर न्यूट्रल लॉ देश में हो। जी। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना एक इस तरह के केस में क्या लोगों के लिए बड़ा आसान होता है? और अगर खासकर बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखती हूँ स्टर्लिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन स्टर्लिंग एविडेंसेस हैं, बहुत बेहतरीन एविडेंसेस हैं, कंसेंशुअल सेक्स की, कंसेंशुअल चैट्स हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन बहुत लोगों में मैंने हेजिटेशन देखी है, खासकर अगर क्वॉशिंग जो है रिजेक्ट हो जाए हाई कोर्ट के लेवल पे। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो आपके केस में किस तरह के फैक्ट्स होने चाहिए जहां पे आपको मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, ऐसे खासकर शादी के झांसे के केसेस में? देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इतना यूनिक, इतना अच्छा और माने जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, जो न्याय देता है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट तो उनको आना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्योंकि केस भी बताता है कि इसमें क्वैशिंग होने लायक है कि नहीं है, फ़ॉल्स केस है कि नहीं है। क्योंकि जब ऐसे केसेस रजिस्टर होते हैं तो कुछ ना कुछ लैकुना भी रहता है, वो लैकुना हाइलाइट करना है और क्वैशिंग के लिए तो कोर्ट की विज़डम पर डिपेंड करता है, क्वैशिंग हो भी जाती है, नहीं भी होती है, लेकिन अब बहुत सारे केसेस में देखिए, देश भर में अगर केसेस इंस्टीट्यूट होते हैं किसी एक तरह के केसेस तो सुप्रीम कोर्ट क्लब कर देता है उनको। जी, हमारे कुछ लॉयर साथियों के ऊपर भी केस दर्ज हुआ वो तमिलनाडु में फेक न्यूज़ चलाने का, कोर्ट ने उनको अल्टीमेटली रिलीफ दिया, तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली रिलीफ भी देता है और हाईकोर्ट पर अगर केस खत्म हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं रुक जाएँ। आप आखिरी अदालत में ज़रूर आएँ और यहाँ भी आपकी बात सुन के एक जस्टिस देने के लिए लोग बैठे हुए हैं और आना चाहिए, निश्चित तौर पर फाइल करना चाहिए मैटर्स। बहुत सारे लोगों को यूँ लगता है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्वॉश रिजेक्ट हो गया, तो उनके ट्रायल के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ जाएगा। ऐसे लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बोलूँगी, बट आप क्या कहेंगे इस बारे में अश्विनी नहीं, जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिफरेंट रेमेडी है और वो डिफरेंट रेमेडी है। ट्रायल की रेमेडी में तो आपको एविडेंस को प्रूफ करना है। उसमें आपके पास बड़ा वाइड स्कोप होता है और यहाँ आपका लीगल स्कोप होता है। मेंटेनेबल है वो एफआईआर की नहीं है। दोनों में अंतर है। तो
वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये यही कहेंगे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्वैशिंग रिजेक्ट हो गई, उसका कोई फर्क नहीं। इस केस में तो चार्ज फ्रेम हो गया था, चार्जशीट फाइल हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई थी, और एविडेंस के स्टेज पर मैटर था। सब कुछ क्वैश कर दिया कोर्ट ने उठाकर, बोले ऑल कॉन्सिक्वेंशियल situations will go, all consequential proceedings arising out of the FIR shall go. This is FIR phenomenal, amazing. मतलब I didn't know actually background क्या था बहुत ज़्यादा केस का, but this is absolutely phenomenal, अश्विनी जी. Congratulations to you. किस किस तरह की एविडेंसेस खासकर इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स में कोर्ट कंसिडर करता है? बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन या फिर कभी कभार एडवोकेट्स भी कभी गाइड कर देते हैं, कभी मिसगाइड भी कर देते हैं, आपको तो पता ही है. तो आपकी तरफ से मैं सुनना चाहूंगी, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, किस किस तरह की एविडेंसेस हमारे कोर्ट में माननीय हैं, किस किस तरह की एविडेंसेस इन तरह के रिलेशनशिप्स में या इन तरह की एक्यूजेशंस में देखी जाती हैं, जो कि अगर किसी पुरुष के पास हो तो वो उसको फेवर कर सकती हैं? देखिए, कंसेंट और नो कंसेंट के बीच में तो FIR पढ़ के समझ में आ जाता है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप था या कंसेंशुअल नहीं था। मोमेंट इट इज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, तो आपका स्कोप FIR को क्वैश करवाने का बढ़ जाता है। और ये कंसेंशुअल अगर नहीं है, फोर्स है, एल्योरमेंट है, या कोई लिम्ब जो डिसाइडेड है 375 में अगेंस्ट हर विल है, तो वो भी उसमें आ जाता है। और अगेंस्ट हर विल जैसे केसेस में तो कोर्ट सब देखती है उसको, तो FIR से 164 की स्टेटमेंट से वो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ यहाँ विल था, कंसेंट था कि नहीं था। नहीं तो मान लो कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं, जैसे मैं एक केस मैंने हैंडल किया था, मैं मदद कर रही थी इस अक्यूज को, तो उसके पास दुनिया भर की चैट्स थी. अभी दिल्ली हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट आई थी, उसमें भी उस आदमी के पास चैट्स थी उनकी स्टार्टिंग से. तो ऐसी चैट्स या फिर ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स या फिर कहीं पे आपकी बहुत बातचीत हो जहाँ पे साफ मतलब डिस्कशन हो रहा हो कि भाई ऐसी तो कोई हमारी बात नहीं थी, या फिर लड़की उसको फोर्स करने लग जाए कि भाई या तो तुम, जैसे मेरे पास तो बहुत ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आती हैं जहाँ पे लड़की बोल रही है शादी करो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर रही हूँ. तो क्या ये चीजें काम आती हैं कोर्ट में या नहीं आती हैं? निश्चित तौर पर आती हैं, लेकिन वो क्या, ये सब एविडेंसेस प्रूफ होते हैं, प्रूफ किए जाते हैं इनका एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। तो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है और जो चैट्स हैं, ये कब ओरिजिनेट हुए, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, उसको प्रूफ करने का एक प्रोसेस है। बेल के लिए तो ये सहायक होते हैं, और क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इसलिए कि जब तक कि उस पर रिपोर्ट नहीं आ जाए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, हाँ वॉइस जो है, जिस मोबाइल से फोन किया गया वो मोबाइल इनका था, इनके पोजीशन में था, जो वॉइस है ये वॉइस भी इन्हीं के है, जिससे बात हो रही है ये बात भी उन्हीं से हो रही है। दूसरा व्हाट्सएप चैट में, हाँ ये इनका मोबाइल नंबर है, इसी नंबर से ओरिजिनेट हुआ मैसेज, और ये लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस हैं, और एक दिन का नहीं, कंटिन्यूअस मैसेजेस हैं, वो रिट्रीव करके वो डाटा, तो वो उसको प्रूफ करने का थोड़ा जैसे ही प्रूव हो ट्रायल में, तो एविडेंस में बढ़ के आना चाहिए। लेकिन प्राइमा फेसी बेल के लिए ठीक डॉक्यूमेंट है, क्वैशिंग के लिए तो मैंने उसका जो पैरामीटर है वो जब तक पूरा नहीं होगा, तो सिर्फ इसी के बेसिस पर क्वैशिंग थोड़ी मुश्किल होती है। ओके. अश्विनी जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इस वाली जजमेंट में कि जहां तक उसकी डिवोर्स डिक्री की बात है तो इट इज ऑन ओथ शी लाइड, और राइट एंड उसकी डिवोर्स डिक्री नहीं आई थी 2018 में, जबकि उसने बोला कि आई थी, जबकि डिक्री 2021 में आई थी. इट्स एन एविडेंशियरी फैक्ट. ऐसे ही केस में दिल्ली की एक कोर्ट ने 340 के अंडर प्रोसीडिंग शुरू करी है, एक महिला जिसने झूठा गैंग रेप केस लगाया था, और कोर्ट ने जो है सारी की सारी एविडेंसेस देखते हुए ना ही सिर्फ अक्विट किया अक्यूज्ड को, बल्कि जो है 340 की प्रोसीडिंग शुरू करी. लेकिन ये केस में मुझे लगता है कि इसमें भी इस महिला के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था कोर्ट को. तो दो चीजें, या तो कि कोर्ट ने एक्शन क्यों नहीं लिया, और दूसरा क्या आपके जो क्लाइंट हैं अब क्या वो अपनी जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसके लिए आगे कोई लड़ाई लड़ेंगे, क्या कुछ मुकदमा दायर करेंगे, या किस तरह के मुकदमे दायर कर सकते हैं इस केसेस में लोग? देखिए, कॉम्पनसेशन और डैमेजेस तो मेंटेनेबल है, और वो फाइल कर सकता है, क्योंकि कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया फेवर में। अब वो विजडम प्रिवेल करे, मैं भी
पूछूंगा अगर ऐसा करते हैं, लेकिन एक बेंचमार्क वैसे भी मैंने आपको शुरू में बोला कि इस तरह से लेजिस्लेटर्स को एक बेंचमार्क फिक्स करना चाहिए कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है, क्योंकि एक तरह से मेलिशियस प्रोसिक्यूशन ही हुआ, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हुआ, यही मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है ना। यस, अगर मान एब्सोल्युटली। लीजिए कि किसी व्यक्ति को फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिम हैड टू सफर फॉर 4 years, तो वो उसका समय बर्बाद हुआ, उनके काम छोड़ करके इसमें फंसे, सामाजिक प्रतिष्ठा गई, तो उसकी ऐसे केसेस ना हो। और खास तौर से जो पुलिस ऑफिशियल्स को जिम्मेदारी दी जाए कि वो हर केस को वेरीफाई करें, उसके बाद एक रिपोर्ट अपने कॉम्पिटेंट ऑफिसर को सौंपें, और वो उसके बाद देखें कि क्या इसमें है कुछ माने एविडेंसेस जिसके मुताबिक किया जाए, तो वो होना चाहिए और वो पैरामीटर्स फिक्स हो, या उसमें ये हो कि भाई अगर ठीक है, अगर झूठा पाया गया तो इक्वल पनिशमेंट होगा। बहुत सारे केसेस अपने आप जो वैसे होंगे रुक जाएंगे, जो सही होंगे वही आएंगे, देखेंगे आप। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी कोई नियम बन जाए कि भाई अगर आपने ये ऑफेंस कोर्ट से अगर एक्विटल हो गया तो इक्वल पनिशमेंट होगी जिसने स्टेटमेंट दिया, जिसने एफआईआर करवाई है। तो देखिए आप अगले दिन से कितना रिड्यूस हो जाता है देश भर में संख्या। प्रॉब्लम वही है कि ऐसा एक्चुअली अश्विनी जी हो नहीं रहा है, बट आई होप धीरे धीरे नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग लगी हुई हैं दीपिका जी, आपको हैट्स ऑफ, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर होगा, जब भी मेंस राइट की बात आती है तो दीपिका नारायण भारद्वाज जी का नाम अरे जो है सर घर पर होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, आप जैसे लोग हैं जो ऐसे विक्टिम्स को एपेक्स कोर्ट तक लेकर जाते हैं। मैं अर्नेश को भी पर्सनली जानती हूँ। अर्नेश को मेरे ख्याल से शायद आइडिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अर्नेश ने जितने परिवारों को, जबकि शायद उनको पता भी नहीं होगा कि अर्नेश कौन है, लेकिन अर्नेश एक लिविंग आइडेंटिटी है और उन्होंने कितने लाखों परिवारों को जो है सुप्रीम कोर्ट जाके रिलीफ दिलवाया है। उसी तरह आपके जो ये इस केस में जो क्लाइंट है, उनको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने आप में इतना फेथ और ट्रस्ट इन्वेस्ट किया और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और डरे नहीं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं और एक ऐसा जजमेंट लेकर आए हैं जो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को हेल्प करेगा, खासकर उन केसेस में जहाँ पे एक शादीशुदा महिला भी जो है इस तरह के केसेस फाइल कर देती है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक केस की जो आपने कोट किया था, नईम अहमद का केस, वो भी उन्होंने साइट किया। तो जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा लोग इस तरह के इनजस्टिस के जो शिकार हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो इस तरह की जजमेंट्स आएंगी। मैं तो अभी इंटरव्यू लेते हुए सोच रही थी आपको कि देखते हैं होगा कि नहीं होगा, बट मेरे दिमाग में आ रहा है, पहले एक लड़की जो है गई है सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर आई है। उसके ऊपर उसने 9 रेप केसेस किए थे गुड़गांव में, तो उसके खिलाफ मैंने एक्शन मतलब करवाया था और उस केस को मैंने काफी उजागर किया था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। वो 2 केसेस में उसके ऊपर एफआईआर हुई थी एक्सटॉर्शन की, और हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी। शी हैड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं एक दूसरे ऐसे केस के ऊपर काम कर रही हूँ। कोशिश पूरी है कि वो लड़की भी ऑल द वे टिल सुप्रीम कोर्ट जाए और शायद हम लोग आपको आप बताइएगा, हम वो निश्चित देंगे तौर पे हम लोग आपके साथ आपको बॉदर करेंगे कि हम और लोग ये ऐसा। है कि आप जजमेंट के पैरा 8 में पढ़ेंगी तो ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इनफैक्ट इट वाज अ केस ऑफ बीट्रेइंग हर हस्बैंड. Yeah, It is yeah. the admitted case of prosecutors that even after the appellant shifted to Maharashtra for his job, he used to come and stay with the family and they were living as husband and wife. Yes, फिर yes. ये भी कि fact remains that decree of divorce was passed on 13 January 21. It is not a case where the complainant was of an immature age who could not foresee her welfare and take right decision. She was a grown up lady about 10 years elder to the appellant. She was mature and intelligent enough to understand the consequences. ये सब चीजें जो हैं माने आप देखेंगे तो बड़ा important है। बिल्कुल, और और मेरे ख्याल से इस भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अश्विनी जी कि मुझे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इन केसेस में लगती है वो ये लगती है कि कहीं ना कहीं पता नहीं ये कैसे शुरू हुआ था। खैर, उदय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका से शुरू हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़े क्लियर थे। अब सुप्रीम कोर्ट और हमारी एपेक्स कोर्ट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि
थिन लाइन जो आपने बोला ना, वो थिन लाइन कहाँ से किस तरह से डिफरेंशिएट करे कि इंसेप्शन से फॉल्स प्रॉमिस है कि नहीं है, फिर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है कि नहीं, फिर उन्होंने बोला कि इमीडिएट रेलेवेंस होना चाहिए अगर फॉल्स प्रॉमिस भी है, तो इतना कंफ्यूजन हो गया है ना। लेकिन एक चीज जो मैं इस जजमेंट में देखती हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक कि महिला जो है उसकी खुद की एजेंसी भी है, उसकी खुद का दिमाग भी है कि आप सोच सकते हो कि आप किस तरह के एक्ट में जा रहे हो। जबकि ज्यादातर इन केसेस में मैं देखती हूँ कि जो एटलीस्ट हमारे पुलिस के जो लोग हैं वो तो बस मतलब यूं कहते हैं बस लेडी ने बोल दिया कि शादी का झांसा था तो बस शादी का झांसा था, मतलब कोई वो दिमाग नहीं लगाते हैं। इस तरह की जो चीज पुलिस के दिमाग में है ही नहीं कि भैया वो भी सोच सकती है कि किस तरह के रिलेशनशिप में वो जा रही है। तो आई थिंक दीज वर्ड्स डेफिनेटली आई थिंक आर एब्सोल्युटली लैंडमार्क बिकॉज दे pin it down that a woman and a mature woman also knows about her welfare and about her well-being before taking a decision like this. So coming back, तो आई होप कि उस वाले केस, वो भी जबलपुर का ही केस है बाय द वे, आई होप उस महिला को भी सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़े और उसके बाद हम उसके ऑपोजिट जरूर, मैं चाहूंगी कि हम लोग किसी दिन मुझे निश्चित आपके तौर साथ खड़े होने का मौका मिले सुप्रीम कोर्ट में। पर और once again, thank you so much, Ashwini sir, for जी, doing this, for getting this landmark judgment. I hope it थैंक helps many, many people. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।